गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम हमारे तावरिया जी की सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट तो 3SRB है कि जो कोई हमें आगे की साधना की एडवांस प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है 3SRB है। तो हम जो अभी 3SRB कर रहे हैं, अभी आपने किया, मानो म्यूज़िक बज रहा था और आपने किया, तो कौन से किस तरह किया, क्या था उसमें, कौन सा प्लेन के ऊपर किया? दो प्लेन होते हैं ना, पता है ना, कि एक हॉराइजेंटल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। ठीक है। तो हम 3SRB नॉर्मली करते हैं, वो हॉराइजेंटल होता है या वर्टिकल होता है? हम जो करते हैं नॉर्मल कोर्स में वो हॉराइजेंटल होता है। ऐसे टाइम में, लीनियर टाइम के अंदर हमारा 3SRB चलता है। तो वो जो है वो इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर 3SRB को एस्टेब्लिश करना है, मतलब कि अंदर स्टोर करते जाना है, तो कोई कोई और रीत से करना पड़ेगा या कोई और कुछ करना पड़ेगा ताकि वो 3SRB हमारा अंदर बैठता जाए। तो लीनियर टाइम के अंदर वो बैठता नहीं है, वो बैठेगा वर्टिकल टाइम में। वर्टिकल टाइम में मतलब जो स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो डीप डाउन हमारे अंदर 3SRB जाएगा। जो लीनियर टाइम पर जो होता है वो तो सरफेस लेवल से ऊपर चला जाएगा। तो ये जरूरी है कि हम जो करें वो वर्टिकल लेवल के ऊपर उसको करें। अब वर्टिकल लेवल पर किस तरह किया जाए, क्या उसमें क्या कुछ स्पेशल करना है? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं करना है, खाली आपकी अटेंशन की क्वालिटी और आपकी अवेयरनेस की क्वालिटी के ऊपर सब निर्भर करता है। अगर आपका 3SRB चल रहा है, उसके दौरान जो अगर आपकी अवेयरनेस बनी रहती है, आपका बॉडी माइंड के साथ है, तो ये जो है वो वर्टिकल में जाएगा। वरना जो आप थोड़ा डे ड्रीमिंग थोड़ा चल रहा है, थोड़े विचार चल रहा है और उसके साथ साथ में आपका 3SRB भी हो रहा है, तो क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जाता है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरे जागृति के साथ, अटेंशन के साथ करना चाहिए। अगर डे ड्रीमिंग चल रहा है तो भी उसका पता होना चाहिए, और बार बार बॉडी लेवल के ऊपर हम कहाँ बैठे हैं, किस तरह कर रहे हैं, जो वर्तमान है उसके अंदर हमें बार बार आ जाना चाहिए। इस तरह अगर हम 3SRB करेंगे तो ही ये जो है वो वर्टिकल टाइम में जाएगा। वरना ये जो लीनियर टाइम में करते हैं उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई हम तो 15 साल से करते हैं, 20 साल से करते हैं, पर कोई ज़्यादा प्रगति लगती नहीं है। पर कैसे लगेगी? क्योंकि उसमें हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें ना अवेयरनेस है, कुछ है नहीं है, करते रहते हैं बस। एक और विचार चल रहा है, एक और मैकेनिकली श्वास चल रहा है, तो ये बरोबर नहीं है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा अटेंशन रहना चाहिए। आप बैठे हैं तो वहाँ बॉडी को महसूस करो और 3SRB करो। अभी भी आप बैठे हैं, आप बॉडी को महसूस करो और 3SRB करो, तो ये टाइम के दूसरे लेवल के अंदर जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरह आप नहीं करोगे तो आपकी मेहनत जो है वो सफल नहीं होगी। और ये पॉइंट लोग क्योंकि किताब में पढ़ते हैं कि 24 कलाक 3SRB बैठाना है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आवर्स की बात हो रही है। उसमें आवर्स की बात नहीं है, उसमें बात ये है कि आप कितनी अवेयरनेस के साथ करते हैं, वो है। अगर 24 घंटा कोई मैकेनिकली करता है तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। मैकेनिकली मतलब कि करता रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी है उसको इस तरह 3SRB करना। तो एक पहली बात मुझे करनी थी रीडिंग से पहले, तो ये अभी खास आप जब भी करें तो ये पॉइंट ध्यान में रखकर करना। और इस तरह आप 1-2 साल करोगे तो आपके जो ये 15 साल में जो नहीं घटित हुआ है वो घटित होने जाएगा। अभी हम इनर डिसिप्लिन का क्वेश्चन आंसर जो पीछे है वो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ए फ्यू क्वेश्चंस आंसर्ड। और लास्ट टाइम हमने तीन क्वेश्चन देखे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो तीनों है पर सबसे इम्पोर्टेंट उसमें समझने के लिए ये था जो 5221 का नॉस्ट्रियल का प्रयोग।
क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने इवन ये यूट्यूब पर, इंटरनेट पर भी देखा कि जिन लोगों ने खाली इनर डिसिप्लिन पर दी है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही ये कार्य जी का प्रयोग है, और बस वो लोग आंख बंद करके ये प्रयोग करना चालू कर देते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि पहले राइट नोस्ट्रियल बंद करके प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद में ये जो प्रयोग है राइट नोस्ट्रियल चालू करने का, वो अलग प्रयोग है। तो इसके बारे में लास्ट टाइम हमने ठीक ठीक डिस्कशन भी किया था। तो ये आप खास ध्यान में रखना कि हमें कौन सा प्रयोग कब करना है। अब चौथा प्रश्न हम आज लेते हैं पेज नंबर 158 के ऊपर। What are the वायु नाडीज एंड डिस्क्राइब देम ब्रॉडली। ये वायु नाडी क्या है उसके बारे में किसी ने सवाल पूछा है। तो उन्होंने यहाँ 10 प्रकार के नाड़ियों का बारे में यहाँ जिक्र किया है। वैसे तो शास्त्र तो कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ है हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर, पर जो मेन जो है 10 यहाँ, उसका उन्होंने बताया है। द इम्पोर्टेंट वायु नाडीज आर 1 ईडा, 2 पिंगला, 3 सुषुम्ना, 4 गांधारी, 5 हस्तजीवा, 6 पुषा, 7 यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है यशस्विनी, इसका जो है वो स्पेलिंग करना है यशस्विनी, YASHVINI यशस्विनी। 8 जो है वो अलम्बुषा, 9 है उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली कुहा है, इसमें कुशु हो गया है, पर कुहा KUHA, कुहू KUHU, तो कुहू है। और 10 नंबर में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, शाकिनी है। तो ये जरा स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर लेना। संखिनी, सॉरी, साखिनी नहीं, पर शंखिनी, SHANKHINI, संखिनी। तो इस प्रकार के 10 नाड़ी इसमें बताई है। अब आगे कहते हैं नंबर 1 एंड 2 स्टैंड फॉर ब्रीदिंग एंड स्मेल। तो ईडा और पिंगला है वो श्वास के लिए है और स्मेल के लिए है, सुगंध गंध के लिए है। 4 एंड 5 आर फॉर आइज और सीइंग। तो 4 और 5 है, मतलब कि हाँ, तीसरा सुषुम्ना छोड़ दिया है। 4 और 5 है गांधारी और हस्तजीवा, वो आँख के लिए है। आँख की जो नव है उसके साथ जो अंदर कनेक्टेड है वो ये नाड़ी है, गांधारी और हस्तजीवा। यहाँ भी 6 रह गया है प्रिंटिंग में। 6 एंड 7 आर फॉर द ईयर्स और हियरिंग, 8 फॉर माउथ एंड टंग, 9 एंड 10 आर फॉर द पेनिस एंड पेरिनियम एंड a network between them for touch, that is they govern our 5 senses। और ये 10वीं 9 और 10 है कुहू और शंखिनी, ये जो है हमारी 5 सेंसेस के लिए है, और इसके आगे की जीवा के लिए थी, मुंह और जीवा के लिए, और कानों के लिए। इस तरह 10 प्रकार की ये नाड़ियाँ बताई गई है हमारे शास्त्रों के अंदर। अब वायु क्या है, वायु नाड़ी। तो वायु क्या है? वायु मीन्स ए करंट ऑफ इम्पल्स और फ्लो ऑफ इम्पल्सिस। तो करंट या ये वायु क्या है कि इम्पल्स, जो हमारे अंदर इम्पल्स आता है उसका जो करंट है, उसका जो प्रवाह है, या फिर इम्पल्सिस का जो फ्लो है। मतलब फ्लो मतलब कि एक इम्पल्स आया, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह फ्लो। जैसे नदी का कैसे फ्लो होता है, नदी में एक पानी नहीं है, एक पानी का कोई एक जत्था नहीं है, कंटिन्यूस बहता हुआ पानी है, इसलिए हम इसको फ्लो कहते हैं। तो यहाँ इम्पल्सिस जो है वो फ्लो होते हैं अंदर। हम जानते हैं 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं। तो जो वायु जो है उसका मतलब क्या है, ये फ्लो ऑफ इम्पल्सिस, मतलब अंदर जो फ्लो हो रहा है इम्पल्सिस का, उसको वायु कहा गया है। दिस इम्पल्सिस एज वी हैव सीन अर्लियर कुड बी फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, radioactive, magnetic and cosmic, and can be coming through food, drink, breathing and sensations of sound, smell, touch, hearing etc। तो ये आगे के चैप्टरों में हमने देख चुके थे।
कि भाई ये हमारे अंदर खास करके 3 प्रकार से इम्पल्सिस आते हैं, उसमें ड्रिंक एंड फूड, ब्रीदिंग एंड तीसरा फाइव सेंसिस। ये हम आगे के चैप्टरों में देख चुके हैं। तो यहाँ वही बात है। और अलग अलग टाइप के इम्पल्सिस अलग अलग लेवल के बनते हैं। फिजिकल लेवल के भी होते हैं, केमिकल मतलब बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण अंदर जो इम्पल्स बनता है। इलेक्ट्रिकल अंदर हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिकल मतलब जो नव के अंदर जो करंट चल रहा है उसके कारण भी इम्पल्स बनते हैं। रेडियो एक्टिव, मैग्नेटिक और कॉस्मिक मतलब कि बाहर से कॉस्मिक लेवल के से भी हमारे अंदर ये इम्पल्सिस आते रहते हैं। Whenever by proper 3-step rhythmic breathing and other disciplines, the rhythm 5-2-1 is established and the mind 2, 3 and 4 or section 2, 3 and 4 are formed, or even the complete formation of mind 2 or section 2b is sufficient to make 3 सुषुम्ना नाडी एक्टिव। अब यहाँ सुषुम्ना नाडी की वो बात करते हैं, वहाँ इसमें पीछे छोड़ दिया था कि सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिव होती है। तो जब 5-2-1, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी कब काम करती है, क्योंकि आप ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह या कई पुस्तकों में देखते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इस तरह चलती है, उस तरह चलती है, इस तरह चलाया जाता है, ऐसी बात आप पढ़ेंगे सुनेंगे। पर ये एक बहुत आगे की बात है। सुषुम्ना नाड़ी इतनी जल्दी खुलती नहीं है। पहली बात तो सुषुम्ना नाड़ी है कहाँ? तो सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारा जो सेक्रम मतलब जो स्पाइनल कोड है उसका एकदम नीचे का हिस्सा है, वहाँ जहाँ मूलाधार है वहाँ सुषुम्ना नाड़ी वहाँ से शुरू होती है और वो ऊपर जाती है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर भी और 2 नाड़ियाँ हैं, कुल मिला के 3 नाड़ी है। उसके अंदर आउटर जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर जो है एक चित्रा नाड़ी है और उसके भी अंदर है जो है वो वज्र नाड़ी है। तो हम वज्रोली मुद्रा जब करते हैं तो वज्रोली मुद्रा में जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हमारी वज्र नाड़ी एक्टिव होती है। अब सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सामान्य आदमी की बंद है, सामान्य आदमी क्या इवन साधक की भी बंद होती है। बहुत समय तक साधना करने के बाद वो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, क्योंकि तावरी जी कहते हैं कि 2 प्रकार के वाल है। एक वाल 2 वे स्विच है इनफैक्ट, कि एक जो है वो सुषुम्ना के नीचे के हिस्से में है और दूसरी है जो सुषुम्ना के ऊपर के हिस्से में, जिसको हम तालुका कहते हैं। यहाँ बैक साइड मेड्यूला ऑब्लिंग होता है जहाँ है वहाँ। तो वो जो सुषुम्ना का नीचे का हिस्सा है वो बंद रहता है हमेशा, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी अभी शुद्ध नहीं हुई है। तो साधना करके सुषुम्ना नाड़ी के ये जो ब्लॉक है उसको तोड़ना पड़ता है। उसके बाद में सुषुम्ना नाड़ी में से हमारा जो इम्पल्सिस जो करंट है, प्रवाह है, प्राण है, वो बहना शुरू होगा, उससे पहले कभी भी नहीं। तो ये खास ध्यान में रखना है कि सुषुम्ना नाड़ी बहुत एक ऊंची चीज़ है। और सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको योग शास्त्र के ये जो नीचे जो ब्लॉक है उसको योग शास्त्र के अंदर ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि है वो सबसे नीचे का हिस्से के अंदर है, सुषुम्ना का एंड पार्ट के अंदर। वो ब्रह्म ग्रंथि का छेदन करना पड़ता है, उसके बाद में वो सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और इसमें प्राण प्रवाह बहता है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब 5-2-1 एस्टेब्लिश होगा, एक तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आपका प्रॉपरली अच्छी तरह होगा और डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे, और इस तरह जब आपका 5-2-1 एस्टेब्लिश होगा तब उसके बाद में क्या होगा, माइंड 2, 3 एंड 4 या सेक्शन 2, 3 एंड फॉर्म का फॉर्मेशन चालू होगा। और उसके साथ में जो माइंड 2 और सेक्शन 2 भी है वो हमने आगे हम देख चुके हैं, उसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये माइंड 2B और माइंड 2 और सेक्शन 2B। तो सेक्शन 2A जो है वो हम जानते हैं कि प्राकृतिक केंद्र है हमारा, इंस्टिंक्टिव, और 2B जो है ये हमारा अंदर का ऐसा ब्रेन है या माइंड है कि जो
हमारे जो धारणा ध्यान वगैरह की एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मुलेशन 5-2-1 एस्टेब्लिश होने के बाद, अब 5-2-1 आप डायग्राम में देखेंगे, तावरिया जी ने 5 प्रकार के डायग्राम बताए। एक जो है पहला डायग्राम 2-4-8-2 रेशियो, दूसरा जो है 5-2-1 अनएस्टैब्लिश, तीसरा जो है 5-2-1 एस्टैब्लिश जिसको उन्होंने 3A भी नाम दिया है, उसके बाद में 3B और 3C। इस तरह ब्रेन के 5 डायग्राम, मतलब कि ये स्थिति है। डायग्राम तो ब्रेन के बताए, पर हकीकत में ये माइंड की अंदर की स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, ये है। तो पहला जो है एक सामान्य व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, खाली 2-4-8-2 का है। दूसरी व्यक्ति थोड़ी आगे बढ़ती है तो 5-2-1 की ओर वो जा रही है, पर अभी 5-2-1 पर एस्टैब्लिश नहीं हुई है। कभी 5-2-1 पर जाती है, कभी नीचे आ जाती है, हम देखते हैं ना फ्लक्चुएशन। तीसरा जो है वो अभी वो 5-2-1 के ऊपर ये एस्टैब्लिश हो गया, मतलब अभी वो जो है उसका रेशियो IESM केंद्र जो है वो ये 5-2-1 के हिसाब से काम करने लगेंगे। वो एक बहुत अच्छी स्थिति है, और वो प्रत्याहार या इसके ऊपर की स्थिति इसको हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सारा जब हम करते हैं उसके बाद में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। ये हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आप दूसरा कोई पढ़ते समय मिसगाइड ना हो जाए। या कई लोग तो ऐसा क्लेम भी करते हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो गई है, तो उनको जरा ध्यान में आना चाहिए कि भाई सुषुम्ना नाड़ी इतनी आसान नहीं है, बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह साधना करने के बाद में ये खुलती है। फॉर्मिंग ऑफ माइंड 3 and 4 or section 3 and 4 clear this nadi completely, and high plus intensity flows through this nadi unobstructed and bring about, or rather makes it possible for the coordination and proper operation of the mind 2B 3 and 4 and brain, or section 2B 3 and 4 to the intellectual center of mind 1। तो ये जब सुषुम्ना नाड़ी का ये फॉर्मिंग हो जाता है, एक्टिव होती है और फॉर्मिंग होता है, ये उसके साथ में ये जो माइंड 3 और माइंड 4 या सेक्शन 3 और 4 है वो क्लियर होते हैं। और वो क्लियर होते हैं इसलिए ये सुषुम्ना नाड़ी से कम्प्लीटली वो क्लीन हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी क्लीन नहीं है, इसीलिए ये ब्लॉक है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे यहाँ माइंड 3 और 4 फॉर्म होता जाता है, उसके साथ साथ में ये जो नाड़ी है वो भी अपने आप में क्लीन होती जाती है, और फिर वो हाई प्लस इंटेंसिटी जनरेट कर सकती है। उसके द्वारा हाई प्लस इंटेंसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम आगे भी देख चुके हैं, कल एक प्रश्न लास्ट टाइम में कि कुंडलिनी का प्रश्न था, वो कुंडलिनी वही हाई प्लस इंटेंसिटी है। तो हाई प्लस इंटेंसिटी कुंडलिनी का मार्ग क्या है, ये सुषुम्ना ही है। जब तक सुषुम्ना क्लीन नहीं होती है तब तक कुंडलिनी ऊपर चढ़ नहीं सकती है। तो कुंडलिनी को पहले सुषुम्ना को साफ करना पड़ता है, फिर कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, तो वही हाई प्लस इंटेंसिटी है। तो यही बताया है, फ्लो थ्रू दिस नाडी अनऑब्स्ट्रक्टेड, वो कोई अभी उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई उसके अंदर रुकावट नहीं आती है। और फिर मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कोऑपरेशन, अभी वो दूसरे माइंड के साथ भी उसका कोऑपरेशन फिर होता है 2B 3 4 और इंटेलेक्चुअल सेंटर जो माइंड 1 का इंटेलेक्चुअल सेंटर, ये सबका इंटरकनेक्ट हो जाता है, इंटरलिंक हो जाते हैं, और फिर सब काम करने लगते हैं जैसे जैसी जरूरत होती है। मतलब व्यक्ति को संसार में अभी कामकाज करना है तो वो सेक्शन 1 का उपयोग करेगा, IESM केंद्रों का करेगा। उसको ध्यान वगैरह करना है तो सेक्शन 2B 3 या 4 जैसी उसकी स्थिति उसके मुताबिक वो इन माइंड और ब्रेन का उपयोग करेगा। दिस वायु नाडीज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथिक एंड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, द कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस विथ 3-step rhythmic breathing and other factors like corrective method etc. will play an increasingly important part in our existence in future। तो ये वायु नाड़ी जो है उसका वायु नाड़ी जो है उसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम के साथ है। एक्चुअली क्या है कि
एस्ट्रल के अंदर जिसको नाड़ी कहते हैं वो फिजिकल लेवल के ऊपर नर्वस होता है। तो शरीर के स्तर के ऊपर जो है वो नर्व्स है, और नर्व्स में भी दो प्रकार की है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। और नाड़ियों का जो तंत्र है अंदर एस्ट्रल के अंदर, उसमें अलग अलग नाड़ियाँ होती है। तो ये जो है वो दोनों का एक पॉइंट के ऊपर कनेक्शन होता है, फिजिकल और एस्ट्रल का एक पॉइंट के ऊपर कनेक्शन होता है। ज़्यादातर मूलाधार के ऊपर कनेक्शन होता है, पर अलग अलग रूप में अलग भी हो सकते हैं। तो ये वायु नाड़ी जो है वो इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं। और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग वगैरह दूसरी चीज़ जब हम करते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर का कोई एक नया ही स्वरूप लेगा। मतलब जब जब हम इस तरह प्रगति करते जाएंगे तो हमारा एक फ्यूचर अलग होगा, एक व्यक्ति का फ्यूचर, या अगर ये सब होता है पूरी सोसाइटी के अंदर, तो एक सोसाइटी एक नए रूप में जन्म ले सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये वायु नाड़ी और ये जो नर्वस सिस्टम, ये इनका कंट्रोल जब आ जाता है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग वगैरह दूसरा अभ्यास के साथ, तब हमारा आगे का फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। इफ फॉर एग्जाम्पल द नाडीज ईडा एंड पिंगला आर फॉर ब्रीदिंग एंड स्मेल, वाई डू दे टेक देयर ओरिजिन इन मूलाधार चक्र एंड ट्विस्ट राउंड द स्पाइनल कॉलम एंड एंड इन द लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रियल रिस्पेक्टिवली? मेडिटेट ऑन इट। अब ये ईड़ा पिंगला नाड़ी किस तरह है आपने देखा है, ये तावरिया जी ने जो पीछे पिक्चर्स दिए हैं ब्रेन चार्ट के, तो उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी बताई है, और उसके साथ में जो है वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी उसके ऊपर इस तरह के राउंड होती जाती है, उसके ऊपर ट्विस्ट होती है, ट्विस्ट राउंड होती जाती है मूलाधार और ये ईड़ा और पिंगला। तो वो जो है यहाँ ये प्रश्न ये करते हैं कि मूलाधार के अंदर ईड़ा नाड़ी का बिगिनिंग है, और स्वादिष्टान के अंदर पिंगला नाड़ी का बिगिनिंग है, और उसका एंड जो है ये नोस्ट्रियल के अंदर है। एक्चुअली ये सब पूरा उल्टा है, और इसीलिए कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ऐसे बोल देते हैं हम बातों बातों में कि भाई लेफ्ट मतलब ईड़ा नाड़ी और राइट मतलब पिंगला नाड़ी, पर ये हम समझते नहीं है कि ये उल्टी चीज है। मतलब कि यहाँ तो एंड है, उसका जो बिगिनिंग है वो मूलाधार और स्वादिष्ठान के अंदर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ उन्होंने प्रश्न किया है कि ये उल्टा के क्यों है इसके अंदर, इसके ऊपर आप विचार करिए। तो क्योंकि ये जो हम श्वास लेते हैं उसके साथ में जो प्राण अंदर आता है श्वास के साथ में, वो प्राण जो है वो हमारी ये नाड़ी द्वारा ईड़ा या पिंगला द्वारा किसी तरह वो मूलाधार तक जाता है, और मूलाधार से वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो इसीलिए जो बिगिनिंग है वो यहाँ इसका ईड़ा और पिंगला का मूलाधार स्वादिष्ठान है, और एंड जो है वो दोनों नोस्ट्रियल है। ये एक समझने की बात है, ये एक उल्टी चीज है। ये नॉर्मली ये लोग ये किताबों में जनरली ऐसा बताया नहीं गया है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। मूलाधार चक्र इज द पेल्विक प्लेक्सस ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब जो पेल्विक प्लेक्सस मतलब ये जो नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहाँ ये मूलाधार चक्र हमारा पड़ा हुआ है, और फिजिकल लेवल पर सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट भी वहाँ जुड़ा हुआ है। थ्रू दिस प्लेक्सस द सिंपैथेटिक गेन्स कंप्लीट रिलेशन विद द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट जॉइंट्स द ब्रेन। तो ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में यहाँ जो नीचे का जो इसका हिस्सा है वो ये पेल्विक प्लेक्सस है, वहाँ उसके साथ सिंपैथेटिक भी जुड़ी हुई है। At the tail end, both the sympathetic trunks and in the pelvic plexus. तो ये जो मूलाधार है उसके अंदर उसके ये सिंपैथेटिक के दोनों जो छोर है वो वहाँ मिलते हैं। उसके जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ टेल पार्ट के अंदर जो नीचे का हिस्सा है वहाँ ये सिंपैथेटिक के फाइबर्स वहाँ नीचे मिलते होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी 3 सुषुम्ना नाड़ी पासिस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। अब सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारी स्पाइनल कॉलम जो है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है
उसके अंदर से वो गुजरती है। जो वर्टिब्रा जो होते हैं, मतलब जो कशेरु होते हैं, उसके अंदर जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके भी अंदर से सुषुम्ना नाड़ी ये प्रवेश करती है, मतलब वहाँ वो होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो हम देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फिजिकल है, पर सुषुम्ना फिर से एस्ट्रल है। तो आप किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम करते हैं और ये सब ढूंढते हैं कि भाई सुषुम्ना कहाँ है, ईदा कहाँ है, पिंगला है कहाँ है, मूलाधार कहाँ है, तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब एस्ट्रल पार्ट है। उसका जो काउंटर पार्ट है फिजिकल, जिसमें नर्व्स है, ग्लैंड्स है, इस सब को हम देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को भी देख सकते हैं, पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रही हुई सुषुम्ना को देख नहीं सकते। और साधक के अंदर जब ये सुषुम्ना शुद्ध होती है, तब उसको एक पर्टिकुलर टाइप के सेंसेशन फील होते हैं। इसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो इम्पल्सिस जब अंदर से बहने लगते हैं तो एक सेंसेशन आते हैं, और सेंसेशन के कारण व्यक्ति जान सकता है कि भाई ये सुषुम्ना नाड़ी है। इट रन्स अप द स्पाइन एंड पियर्स द बेस ऑफ द स्कल एंड जॉइंट्स द ब्रह्म चक्र और सेरेबेलम। तो वो जो है वो सुषुम्ना नाड़ी वो स्पाइन से ऊपर जाती है, और जो बेस ऑफ द स्कल है, यहाँ पीछे का हिस्सा, वहाँ से वो ब्रह्म चक्र और सेरेबेलम के अंदर जाती है। ये ब्रह्म चक्र का योग में बहुत महत्व है, और आगे की प्रैक्टिस के अंदर ब्रह्म चक्र का खास उपयोग किया जाता है। तो ब्रह्म रंध्र भी उसको कहते हैं, रंध्र माने छिद्र। तो वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है। दिस नाड़ी एज इट एसेंस एंड रीचेज द लेवल ऑफ द लैरिंक्स डिवाइड्स इनटू टू, एन इंटीरियर एंड ए पोस्टीरियर। अब जो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आती है तो यहाँ गले के हिस्से में आती है, और उसके बाद में उसका दो भाग पड़ जाता है, एक इंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे वाला और पीछे वाला। द इंटीरियर गोज टुवर्ड्स द आज्ञा चक्र और द प्लेक्सस ऑफ कमांड बिटवीन द आईब्रो एंड बिहाइंड, reaches mind 2 or section 2b and joins the ब्रह्म रंध्र cavity in brain। अब आज्ञा चक्र जो एंटीरियर सुषुम्ना का एंटीरियर पार्ट है, वो आज्ञा चक्र की ओर जाता है। आज्ञा चक्र यहाँ है, हमारे दो आईब्रो है, इसके जो बीच में जो जगह है हमारा फोरहेड है, फोरहेड के अंदर जो जगह है वहाँ आज्ञा चक्र हमारा आया हुआ है। और वो वहाँ से ये जो है वो माइंड 2 और सेक्शन 2b जो है वो ब्रेन के अंदर का पार्ट है, केविटी इन ब्रेन के अंदर है, और जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो वो भाग के अंदर वो सुषुम्ना नाड़ी वहाँ तक जाती है। तो एक पार्ट यहाँ आगे की आज्ञा चक्र की ओर आता है, और दूसरा पार्ट पीछे जाता है। वो कहाँ जाता है ये बताते हैं। द पोस्टीरियर पासिस फ्रॉम बिहाइंड द स्कल, रीचेज माइंड 3 और सेक्शन 3 एंड जॉइंट्स ब्रह्म रंध्र। अब जो तीसरा जो सुषुम्ना का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो बिहाइंड द स्कल, जो हमारी खोपड़ी है उसके पीछे से हिस्से से वो माइंड 3 और सेक्शन 3 तक जाता है, और वहाँ ब्रह्मरंध्र के अंदर ज्वाइन होता है। जो पहली जो है वो एंटीरियर जो है वो आज्ञा चक्र से जाती है, और वो ब्रह्मरंध्र की ओर आती है। जो दूसरा पीछे वाला पार्ट है वो माइंड 3 और सेक्शन 3 से पास होके बेस ऑफ द स्कल से होके वो भी ब्रह्मरंध्र के अंदर आती है। मतलब सुषुम्ना एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ब्रह्मरंध्र के अंदर होती है, पर एक आगे से आती है, एक पीछे से आती है। It is this posterior position that is to be developed by the students of yoga। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है जो ब्रेन के अंदर जाता है, उसको साधक को, योग के साधक को खास उसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि ने जो सब सिद्धियां बताई है योग सूत्र के अंदर, वो सिद्धियां ये इससे ही मिलती है। उस दौरान क्या होता है कि लय योग चालू होता है। तो लय योग जब ये पार्ट जो है उसको किसी तरह एक्टिवेट करते हैं हम, तो वो लय योग चालू होता है। और लय योग जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके साथ में ये जो है वो हमारे अंदर सिद्धियां डेवलप होती है।
और लय योग से किस तरह कितने समय में, मतलब खाली 1 सेकंड का लय योग होता है तो क्या होता है, फिर 1 घंटे का होता है क्या होता है। ये गोरक्षनाथ ने एक किताब लिखी थी अमनस्क योग नाम की, वो अब अवेलेबल तो नहीं है कहीं, पर अमनस्क योग के अंदर इसने ये पूरा लय योग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके अंदर कितने टाइम के अंदर लय योग होता है और लय योग जब होता है तब क्या क्या सिद्धि उपलब्ध होती है, ये सारा वर्णन किया हुआ है। और हमने भी ये जो अभी सितंबर का रिदम मैगजीन आएगा उसके अंदर हमने ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ये पूरा लय योग से क्या क्या सिद्धि मिलती है उसका एक आर्टिकल सितंबर के रिदम में दिया हुआ है, जो गुजराती पढ़ने वाले हैं वो समझ सकेंगे। The various powers as described by Bhagwan Patanjali in his Yoga Sutra are the powers of mind 3 or section 3 and therefore of molecular mind and body of man, which when formed completely is capable of demonstrating all that has been enumerated in Yoga Sutra। तो ये व्यक्ति के अंदर जब माइंड 3 या सेक्शन 3 डेवलप होता है और वही जो हमने अभी बताया वो ब्रह्मरंध्र का हिस्सा या ये पार्ट जो है वो जब फॉर्म होता है तब जाके अभी हमने बात की इस तरह लय योग चालू होता है और उसके द्वारा ये जो महर्षि पतंजलि ने जो सिद्धियां बताई हुई है वो सारी सिद्धियां व्यक्ति के अंदर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, इज कैपेबल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल दैट हैज बीन एनुमरेटेड इन योग सूत्र। तो योग सूत्र का विभूति पाद है, तीसरा हिस्सा है, तीसरा चैप्टर, उसके अंदर बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने बताई है। तो ये माइंड 3 जब या सेक्शन 3 डेवलप होता है तब जाके ये उसका योगी को उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का एक पावर मिलता है। मतलब ये बहुत सब एडवांस बातें हैं, हम तो खाली अभी पढ़ लेते हैं, बाकी ये जन्मों जन्म तक मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। दिस टू गवर्न not only all sensations but is the pivoting portion after mind 3 and brain 3 or section 3 is formed and the whole molecular body is formed। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा जो बताया है ये बहुत महत्व का हिस्सा है कि जहाँ माइंड 3 और सेक्शन 3 जो है वो फॉर्म होता है और मोलिक्यूलर बॉडी, हमारा जो एस्ट्रल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोलिक्यूलर बॉडी भी हमारा उसके साथ साथ में फॉर्म होता जाता है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी बॉडी जो है वो हकीकत में एक है पर इतना फॉर्म नहीं है, मतलब इतना ये एक जिस तरह डेवलप से होना चाहिए, या एक अभी क्या है कि ये किस तरह की, जैसे कि एक मकान है तो मकान ने आपने ईंट और सीमेंट वगैरह से उसको थोड़ा इसकी दीवार तो बना ली, पर अभी अंदर फिनिशिंग बाकी है, प्लास्टर बाकी है, रंग रोगान बाकी है। तो इस तरह भगवान ने हमें जो है ये स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, पर वो अभी ठीक ठाक फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस तरह मकान कंप्लीट नहीं होता है इस तरह। तो ये सब साधना करते करते इस तरह आगे वो फॉर्म होता जाता है। By constant control of the incessant working of this sympathetic cord, it is possible to put a stop to the catabolic activities of the body, that is suspend the general wear and tear of the tissues and of the vital organs and the whole body in general। अब जब कांस्टेंट सिंपैथेटिक जो ये कॉर्ड्स है उसके ऊपर कांस्टेंट काम किया जाता है, निरंतर काम किया जाता है, और उसके ऊपर जब कांस्टेंट एक कंट्रोल आता है, सतत हमारे इसके ऊपर जब कंट्रोल आ जाता है तो जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब कि जो विघटन की जो अंदर शरीर की जो प्रवृत्ति है वो बंद हो जाती है। मतलब कि ये जो वेर एंड टेयर बॉडी के अंदर चलता रहता है, टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज मरते हैं, फिर रिपेयर होते हैं, फिर नए बनते हैं, ये सब जो है उसके अंदर जो वो घसारा लगता है
वो अभी ये स्टेट के अंदर ये सब बंद हो जाता है। मतलब कि एक बॉडी ऐसा तैयार होता है कि जिसके अंदर अभी ज्यादा वेर एंड टेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो थोड़ा इंटैक्ट रहता है। दिस कंट्रोल should begin with the Ida and Pingala nadis, three-step rhythmic breathing, which form a connecting link between the prevertebral plexus of the sympathetic system and the spinal cord. अब यहाँ देखो उन्होंने जोड़ा है, पहले लिखा है कि ईडा एंड पिंगला और ब्रैकेट में लिखा है थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ईडा और पिंगला का थ्री स्टेप से साथ कोई संबंध है? तो हाँ है, क्योंकि ईडा पिंगला भी हमारी जो है वो अभी जिस तरह चलनी चाहिए टाइम टू टाइम या काम करनी चाहिए, या उसके अंदर भी जो प्योरिफिकेशन है वो इतना अभी बाकी है। तो जैसे जैसे थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमारा आगे बढ़ता जाता है, इतना ये ईडा और पिंगला नादियाँ अच्छी तरह काम तो करती है, पर उसका जो टाइमिंग है, क्योंकि तावड़िया साहब खास कहते थे कि हर नाड़ी जो है वो 1.5 घंटे चलनी चाहिए। 1.5 घंटा ईड़ा चली तो इसके बाद में 1.5 घंटा पिंगला को चलनी चाहिए, उसके बाद में फिर से 1.5 घंटा ईड़ा को, इस तरह दिन में ईड़ा पिंगला 1.5 घंटा चलनी चाहिए। पर नॉर्मल क्लास में हम देखते हैं, हमारा भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ऐसा होता नहीं है। कभी 1.5 से आगे ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है एक नाड़ी के अंदर। तो ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जब अच्छी तरह चलता है तब ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी इस तरह टाइम टू टाइम काम करने लगता है, और वो आगे जाके कनेक्टिंग लिंक एक बनाते हैं जो प्रीवर्टिबल प्लेक्सस। प्रीवर्टिबल प्लेक्सस मतलब जहाँ वर्टिब्रा है नहीं ऐसी जगह, तो वो जगह है हमारा मूलाधार चक्र, और वहीं वो सिंपैथेटिक सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा है। तो वो सब फॉर्म होता जाता है ये थ्री स्टेप वगैरह के साथ में, और कंट्रोल वहां से शुरू होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। द रीडर विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेक्टिव मेथड, disinfection chamber, discipline in food, drink, sleep, sex, and finally formation of mind 2, 3, 4 and brain section 2, 3, 4. The reader will realize the importance of the three-step rhythmic breathing, corrective methods, disinfection chamber, discipline in food, drink, sleep, sex, and finally formation of mind 2, 3 and 4 and brain or section 2, 3 and 4. तो ये यहाँ बताते कि भाई ये सब का इम्पोर्टेंस कितना है, ये अभी हम जान चुके हैं कि पहले तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेक्टिव मेथड वगैरह करने से हमारा जो डिसइंफेक्शन चैम्बर है उसको डेवलप करना है। डिसइंफेक्शन चैम्बर माने एक रक्षा कवच, बॉडी ब्रेन सिस्टम के साथ में एक डिसइंफेक्शन चैम्बर ऐसा बनाना है कि जिससे गलत इम्पल्सिस हमारे सिस्टम के अंदर दाखिल ना हो। और फिर फूड, ड्रिंक, स्लीप, सेक्स एंड ये तीनों चारों के ऊपर एक डिसिप्लिन आनी चाहिए, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ माइंड 2, 3 एंड 4, ये इतना होना जरूरी है, तब व्यक्ति जाके अभी कोई एडवांस स्टेज पर पहुंचा है, ऐसा हम कह सकते हैं।
thereby the ultimate possibility of functioning through the molecular and electronic bodies on the molecular and electronic field or planes, and reach the most distant place in the galaxy and unlock nature's most secret and sacred unseen laws. तो अभी ये जब मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी तैयार होता है तो उसके बाद में व्यक्ति ब्रह्मांड का रहस्य को जानना शुरू करता है। और क्योंकि वो कोई भी जगह पर, ब्रह्मांड में कोई भी जगह पर ये मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के द्वारा जा सकता है। इवन की डिस्टेंस गैलेक्सी है, दूर दूर की जो गैलेक्सीज है वहां भी वो जा सकता है। आज तो साइंस क्या है कि भाई दूरबीन से वगैरह से पता लगाना एक प्रयत्न करते हैं कि भाई गैलेक्सी में क्या है, कितने स्टार है, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सब ये लोग प्रयत्न करते हैं और इस तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर जो योगी होता है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक या एस्ट्रल बॉडीज के द्वारा कहीं भी जा सकता है और फर्स्ट हैंड नॉलेज वो प्राप्त सकता है। आज साइंस जानना चाहता है कि भाई कुछ स्टार से वो छोटे कुछ बड़े हैं तो किस तरह वो छोटे होते हैं, किस तरह ये बनते हैं, बड़े बनते हैं, उसके अंदर वो जो ब्लैक होल होता है वो किस तरह काम करता है। और अभी तो साइंस ने ब्रह्मांड के अंदर ऐसे बड़े बड़े कैमरा लगा दिए, मतलब वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड की फोटो खींचते रहते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो ये सब है, पर योगी के लिए एक अलग बात है कि वो अपने आप में खुद वहां जाके उसका ज्ञान ले सकता है। वो कहीं भी जा सकता है। अब कोई चीज है जैसे कि भाई सूर्य के पास जाना है तो अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि सूर्य के पास जा सके, क्योंकि सूर्य के अंदर हीट इतनी है कि कोई न कोई यान वहां जा सकता है, न कोई चीज जा सकती है। पर एस्ट्रल और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो होते हैं, खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक बॉडी तैयार होता है तो वो ऐसी जगह भी जा सकता है कि जहाँ और कोई कुछ चीज जा नहीं सकती, क्योंकि उसको वो डैमेज नहीं कर सकती। सूर्य से चाहे कितने भी रेडिएशन आते हो, कुछ भी आते हो, पर वो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को वो कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। ऐसे बॉडी भगवान ने हमारे अंदर पोटेंशियली दिए हुए हैं और इस तरह ये योगी ज्ञान प्राप्त करता है। सीक्रेट एंड सेक्रेट, पवित्र और गुप्त, ये ज्ञान वो प्राप्त करता है। द जर्नी ऑफ 1000 miles begin with the first step, the humble first step of food and drink discipline, 3-step rhythmic breathing and disciplines of sleep, sex, etc. तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, गैलेक्सी वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की, तो पर पहला स्टेप तो लेना चाहिए। और पहला स्टेप क्या है कि हमारे अंदर 3-step रिदमिक ब्रीदिंग को एस्टेब्लिश करिए। फिर फूड और ड्रिंक जो है उसकी डिसिप्लिन, 4 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन आनी चाहिए। और फिर हम आगे चैप्टरों में देख चुके हैं स्लीप, सेक्स वगैरह के अंदर उसके टाइमिंग वगैरह, तो वो डिसिप्लिन बाद में आनी चाहिए। तो इस तरह सब होता है। तो हमारा पहला स्टेप वहाँ से चालू होता है और किसी दिन कोई जन्म के अंदर ये हम आगे का स्टेप के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो ये चौथा प्रश्न था, काफ़ी लंबा था और गहरा भी था। ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। अब फट पढ़ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होता है, उसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ता है। अब एक चक्र का प्रश्न है, वो भी ले लेते हैं। यहाँ 5वां प्रश्न चक्र के ऊपर पूछा गया है। What are the important chakras and give a short description? Answer 5. The important chakras or plexus are 1. Muladhara, pelvic plexus. 2. Swadhisthana, hypogastric plexus. 3. Kundali, solar plexus. 4. Anahat, cardiac plexus. 5. Kantha Visuddhi, pharyngeal. And 6. Agna, naso. अब देखो यहाँ हम नॉर्मल कोर्स में एक तो मणिपुर चक्र की बात करते हैं और दूसरा ज़्यादातर किताबों के अंदर आप सहस्त्रार चक्र का जिक्र कर देखोगे कि सहस्त्रार चक्र अल्टीमेट चक्र है और सहस्त्रार चक्र कुंडलिनी जो है वो सहस्त्रार चक्र तक पहुँचनी चाहिए।
पर यहाँ तावरिया जी ने 6 ही चक्र दिए हैं, मणिपुर के बदले में कुंडलिनी दिया है, क्योंकि मणिपुर और कुंडलिनी साथ साथ में ही है। जब मणिपुर काम करना बंद करता है तब कुंडली चक्र काम करना चालू करता है। मतलब कि कुंडली चक्र है वो पॉजिटिव है, मणिपुर चक्र नेगेटिव है। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो जब समाप्त होती है तब जाके कुंडली चक्र काम करना चालू करती है। और कुछ चक्र के 2 पार्ट होते हैं, जैसे अनाहत है वो लेफ्ट और राइट हाफ में होते हैं, 2 पार्ट में होते हैं। इसी तरह विशुद्धि चक्र है वो भी इंटीरियर पोस्टीरियर 2 पार्ट में है, पर ये सब आप दूसरी किताबों में नहीं देख पाओगे। ईच चक्र और सेंटर हैज इट्स फिक्स्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज विच इज इन द फिक्स्ड रेशियो टू ईच अदर। अब जो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये जो चक्र है, जो अलग अलग जगह पर चक्र बताए हैं, चक्र मतलब कि जो चक्राकार घूमता रहता है वो चक्र, हाँ, वो एक चक्कर में घूमता रहता है। कुछ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ जो है क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। तो वो जो घूमते रहते हैं उसके कारण वो एक इंटेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी चीज जो मूविंग होती है उसमें से हमेशा इंटेंसिटी बनती रहती है। तो यहाँ जो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी हर एक चक्र की एक फिक्स है, जैसे कि मूलाधार चक्र तो उसकी एक अपनी कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, स्वादिष्ठान है तो अपनी उसकी भी एक रिजल्टेंट है। इस तरह हर एक चक्र की रिजल्टेंट इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज, नेचुरल लॉ के हिसाब से ये एक फिक्स है। और उसका रेशियो भी है कि भाई ये जो है स्वादिष्ठान का इतना है तो मूलाधार का इतना है, तो ये दोनों का रेशियो क्या है, वो रेशियो भी इन सब के अंदर होता है। दिस इज डिस्क्राइब इन योगा एज पेटल्स ऑफ द चक्र एंड द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो आप कोई इसमें किताब में देखोगे तो एक चक्र बताया गया होगा, उसके बाद उसकी जो पंखड़ी, पेटल्स माने पंखड़ी जो होती है, जैसे कि भाई मूलाधार है तो उसकी 4 पंखड़ी है, या दूसरा चक्र है किसी की 6 है, किसी की 8 है। सहस्त्रार चक्र है तो उसकी सहस्त्र माने 1000 है। तो ये जो है वो पेटल्स है, पंखड़ी है। ये एक्चुअली हम कहें कि चक्र की एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी के अंदर क्या क्या होता है, हर एक चक्र के अंदर ये पेटल्स होते हैं, उसके अंदर ये लेटर्स होते हैं अल्फाबेट। हर एक चक्र के साथ शब्द जुड़े हुए होते हैं। कोई चक्र के अंदर अ ई उ, दूसरे के अंदर दूसरा, ये सब होता है। और तीसरी बात, उसके अंदर जो डेटी होती है, तो हर एक चक्र की एक डेटी होती है, देवी होती है। तो ये 3 चीज मिला के इसकी एक एनाटॉमी बनती होती है। फिर उसका कलर भी होता है, कोई एकदम डार्क कलर का, रेड डार्क कलर का होगा, ये जैसे कि मणिपुर है वो पीला कलर का। इस तरह अलग अलग कलर के चक्र है और अपने अपने उसके भी कलर्स होते हैं। तो ये उसकी एनाटॉमी है। This is described in yoga as petals of the chakra and the letters of the alphabet. However, seldom does a human being have a resultant intensity as is required in each chakra or plexus. अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इतना मतलब कि स्मूथ चल नहीं रहा है, इतना थोड़ा आगे पीछे हो गया है, चल रहा है, इस तरह चल रहा है, फ्लक्चुएशन के अंदर चल रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हर एक चक्र से निर्माण होनी चाहिए वो निर्माण नहीं होती है, क्योंकि जो चक्र जो है वो भी अभी क्या है कि मूड के हिसाब से वो भी चलते हैं। कुछ अंदर एक्साइटमेंट आ गया तो एक चक्र ज़्यादा फास्ट चलने लगा, दूसरा कुछ दूसरी ढंग से। जैसे कि नेगेटिविटी आ गई तो मणिपुर चक्र फास्ट घूमने लगता है, फास्ट काम करने लगता है। तो अलग अलग चक्र, जैसे सेक्स का भाव आ गया तो स्वादिष्ठान चक्र ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये जो हमारे मूड या अंदर भाव जो है वो ये चक्र के ऊपर इसकी असर हमेशा पड़ती रहती है, और उसके कारण वो जो उसकी जो फिक्स रेट में उसको घूमना चाहिए वो घूमते नहीं है, वो ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए जो रिक्वायर्ड या एक्चुअल जितनी इंटेंसिटी जनरेट होनी चाहिए वो इसमें से नहीं होती है।
द स्क्रिप्चर्स हैव गिवन नेम्स ऑफ रूलिंग डेटीज, और हर एक के एक डेटीज होते हैं और शास्त्र के अंदर उसका नाम भी बताया गया है, यहाँ नीचे भी उन्होंने नाम दिए हुए हैं। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ए चक्र और प्लेक्सस इज द डेटी and exerts an inhibitory influence through a subsidiary nerve centers in the spinal cord। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है? वो कहते हैं कि जो अंदर डेटी है, जो देवी बैठी है, तो चक्र का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये डेटी के हिसाब से भी माना जाता है कि भाई ये डेटी जो है इसकी, ये जो है तो मूलाधार चक्र की ये डेटी है और उसकी एक इतनी फिक्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। और वो उसका जो जो निषेधात्मक इसकी इन्फ्लुएंस है वो ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व सेंटर होते हैं, गौण नर्व सेंटर, उसके द्वारा उसकी निषेधात्मक इन्फ्लुएंस बनी रहती है। एंड कंट्रोल्स अनकॉन्शियसली थ्रू फर्स्ट पार्ट ऑफ माइंड 2 सेक्शन 2A इंस्टिंक्टिव सेंटर the activities of the organ excited by fibers of the sympathetic plexus। और उसका जो कंट्रोल है वो अनकॉन्शियसली ये सब चलता रहता है, और उसका कंट्रोल कौन करता है? माइंड 2 या सेक्शन 2A इंस्टिंक्टिव सेंटर जो है वो उसका कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियसली वो कंट्रोल होता रहता है। The names of the preceding deities, the resultant intensity of each center are Dakini, Kakini, Lakhini, Kamini, Sankhini, शाकिनी यानी हाकिनी। इस तरह के 6 जो अलग अलग ऊपर चक्र है उसकी ये डेटी बताई है। दाकिनी, काकिनी, लाखिनी, इसमें एक के रह गया, लाखिनी, कामिनी, गुजराती में गलत है, 5th शाकिनी एंड हाकिनी। तो आप चक्र का कोई पिक्चर देखोगे उसमें अंदर एक डेटी का भी एक पिक्चर आप देख पाओगे, कोई डेटी का एक छोटा सा पिक्चर उसमें बताया जाता है। दे आर एक्साइटेड बाय द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द होल बीइंग विच इज द कुंडलिनी और the basic resultant intensity of the being। ये जो है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है होल बीइंग की, मतलब अपना पूरा जो बीइंग की इंटेंसिटी जब है वो सब पूरी इकट्ठा होती है, उसके बाद में वो उसको कहते हैं कुंडलिनी। तो कुंडलिनी के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमारे बीइंग की रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और इसमें एक चक्र एक इंडिविजुअल नहीं आते, पर सब चक्रों की कुल मिला के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है वो कुंडलिनी शक्ति उसको कहते हैं। इसीलिए तावड़िया जी ने तो सिंपली कह दिया है कि भाई कुंडलिनी मतलब हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इट इज देयरफॉर सेड दैट the excitement of all the chakras take place always through the कुंडलिनी। तो जो चक्र के अंदर भी कुछ भी होता है वो कुंडलिनी चक्र के कुंडलिनी शक्ति के थ्रू ही होता है, उसके द्वारा ही हमेशा हर एक चक्र के अंदर जो कुछ होगा वो होता रहेगा, या उसके अंदर जो इंटेंसिटी बनेगी वो भी ये कुंडलिनी, आफ्टर ऑल वो जो जाएगी वो सरप्लस वो कुंडलिनी में होगी। टू पुट क्रूडली इट इज द एजिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये एक प्रकार का इसको कहते हैं कि भाई ये कुंडलिनी है और ये सब जो इंटेंसिटी बन रही है वो एक प्रकार की चेतना की प्रक्षुब्ध अवस्था है या उत्तेजित अवस्था है या एक प्रकार की बेचैनी अंदर, क्योंकि ये सब अभी कोई ऐसा एक अच्छी तरह एस्टैब्लिश चीज नहीं है। अभी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये सब ऐसा है और अभी कुंडलिनी भी जागृत नहीं है, सुसुप्त अवस्था में है, इसीलिए उसको एजिटेटर ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। द क्रिएटिव impetus and the cosmic impulses are communicated through the kundalini and in turn
to be communicated through the various chakras or centers. Chakras in turn excite the organ and nerves and the relevant portion in the grey matter and our desire are born. तो ये एक आखिर प्रक्रिया पूरी बताई है कि जो एक सर्जनात्मक बल है और जो कॉस्मिक इम्पल्सिस जो आते हैं वो कुंडलिनी द्वारा ही कम्युनिकेटेड होते हैं। मतलब कि हमारे अंदर हम कहते हैं कि भाई 5 इंद्रिय द्वारा हमारे अंदर इम्पल्सिस आए या सर्जनात्मक बल आया, तो वो जो आएगा वो कुंडलिनी थ्रू आएगा। 5 इंद्रियों के जो इम्पल्सिस आते हैं वो इन टर्न बी कम्युनिकेटेड टू द वेरियस चक्र, और फिर आगे जाके वो चक्रों के अंदर उसका कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है। फिर चक्र जो है वो फिजिकल लेवल पर ऑर्गन्स को उत्तेजित करते हैं, नर्व्स को उत्तेजित करते हैं, उसके जो रिलेवेंट पोर्शन है उसको उत्तेजित करते हैं, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है उसके अंदर, और फिर ब्रेन के अंदर एक डिजायर का जन्म होता है। मतलब कि शुरुआत होती है, जो इम्पल्स आता है अंदर उससे शुरुआत होती है, इम्पल्स अंदर गया और वो फिर कुंडलिनी को मिला, उसके बाद में कुंडलिनी द्वारा वो चक्रों के ऊपर गया। चक्रों ये सब तो एस्ट्रल में, अभी इसकी असर फिजिकल में आने लगी, ऑर्गन्स और नर्व्स के ऊपर आने लगी, और फिर ब्रेन में जाके एक इच्छा का निर्माण हुआ। फ्रॉम डिजायर्स कम्स द एक्शन। अभी जो एक्शन बनते हैं तो इच्छा से बनते हैं, कुछ इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई तो एक फिर खाने का एक्शन बनता है। एंड फ्रॉम एक्शन रिएक्शन और व्हाट इज टर्म फ्रूट्स ऑफ एक्शन, एंड द होल चेन इज फोर्ज ऑफ द बीइंग मैन। और ये सब पूरी चेन बनी रहती है। एक्शन आया, एक्शन के बाद में रिएक्शन आया, और फिर फ्रूट ऑफ एक्शन आया, मतलब इसका फल क्या है जो हमने किया उसका। ये इस प्रकार की पूरी चेन जो है वो इस तरह एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है इसकी। तो ये इस तरह इन्होंने ये शॉर्ट में एक चक्रों के बारे में बताया है, और एक अलग ढंग से बताया। नॉर्मल कोर्स में चक्र का ट्रेडिशनली हम जो वर्णन पढ़ते हैं या उसके बारे में समझते हैं उससे बिल्कुल अलग ढंग से उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी के या फिर कुंडलिनी शक्ति क्या है उसके वो उस संदर्भ के अंदर उन्होंने ये बताया है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर से आगे देखेंगे। थोड़ा समय है 5 मिनट, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, और प्रश्न के दौरान आपका वीडियो ऑन करना है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। है किसी को प्रश्न? नहीं है तो घर जाते हैं फिर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जब हम મને સંભળાતું નથી, બિલકુલ બિલકુલ સંભળાતું નથી, ફરીથી જરા મોટેથી બોલો। रिफाइनिंग एक्सरसाइज हम करते हैं हाँ जब हाँ तो डायफ्राम हमारा जो है उसमें ऊपर और नीचे जाता है। डायाफ्राम, हाँ ठीक है। हाँ डायफ्राम, तो उसमें हमें इसका बेनिफिट मिलता है या कौन सा बेनिफिट की आप बात कर? कौन सा बेनिफिट की आप मतलब हमें जो बॉडी में हमारा बेनिफिट बाद में मिलता होगा? नहीं नहीं, बेनिफिट हर एक स्तर के अलग है। हर एक स्तर के अलग है। ये इको आ रहा है। इको आ रहा है। हेलो, हाँ ठीक, हेलो। हाँ ठीक है। अभी कोई बीच में इको आ रहा था। आपका स्पीकर बंद कर देना, शायद किसी का स्पीकर चालू है ना तो इसका इको आ रहा है। हाँ, तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के जो बेनिफिट्स है वो अलग अलग लेवल पर है। डायफ्राम तो एक उसका पार्ट है। 3 स्टेप क्या मतलब, हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी करते हैं उसमें भी डायफ्राम को तो काम करना पड़ता है।
डायाफ्राम के बिना तो ब्रीदिंग हो ही नहीं सकता। अब थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में डायाफ्राम हम रिदमिक रूप से चलाते हैं, मतलब जिस तरह 1 2 3 5 6 में हमारे श्वास आता जाता है, इस तरह डायाफ्राम भी ऊपर नीचे होता है। और डायाफ्राम के साथ हमारे जो ब्रेन का बहुत गहरा संबंध है। तो डायाफ्राम जब रिदमिक रूप में चलता है तो ब्रेन के अंदर की स्थिति कुछ अच्छी बनती है, कुछ नहीं बनती है। तो इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग और थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर फर्क ये है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में भी डायाफ्राम तो आपका चलेगा, पर वो डायाफ्राम कैसा चलेगा कि वो स्मूथली नहीं चलेगा, जैसे स्टक होके चलता है, कई कई ऐसे अटक के चलता है, इतना स्मूथ नहीं चलेगा। अब हम जब 1 2 3 5 6 में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसकी एक रिदम के हिसाब से वो चलता है, और इसकी इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर बहुत पॉजिटिव पड़ती है। तो आगे जाके हमारी जो मेमोरी पैटर्न को चेंज करने के लिए ये रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो बहुत उपयोगी है। तो एक ये लेवल के ऊपर इसका बेनिफिट मिला। पर हमने आगे सबसे पहले ही बात की कि भाई अगर हम थोड़ी जागृति के साथ करते तो और लेवल के ऊपर भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये तो फिजिकल लेवल पर, एस्ट्रल लेवल के ऊपर, उसके मेंटल लेवल पे अलग अलग लेवल के थ्री स्टेप के बेनिफिट है। आप जिस तरह जितना अटेंशन से या जितनी एक पूरी एक दिल से करते हैं, किस तरह करते हैं, उसके ऊपर उसके बेनिफिट मिलेंगे। खाली श्वसन के रूप में करोगे तो फिजिकल लेवल पर मिलेगा उसके बेनिफिट। सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका रेस्पिरेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, ये सब फिजिकल लेवल पर है। पर हमें एस्ट्रल लेवल के बेनिफिट लेने हैं तो हमें थोड़ा और ढंग से और अच्छी तरह करना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा हमें इसको, जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल लेवल के ऊपर हमें उसको ले जाना है, थ्री स्टेप को एस्टैब्लिश करना है, तो एकदम अलग ढंग से हमें करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग ढंग से करते हैं तो अलग अलग रिजल्ट मिलता है। ठीक है। ओके, मतलब उस टाइम क्या ध्यान में रखने का, मेरा एक वो भी है कि उस टाइम क्या ध्यान में रखने का जब हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? रिफाइनिंग है या थ्री स्टेप है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जागृत रहने का प्रयत्न करना पड़ता है। और जागृत रहने के लिए सबसे आसान चीज है सेंसेशन। तो आप रिफाइनिंग कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके चेस्ट जो है वो एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो सेंसेशन फील कर रहे हैं आप, तो उसको जो सेंसेशन यहाँ फील करते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं और इसकी इफेक्ट या उसका जो रिजल्ट है वो एकदम अलग मिलता है। तो छः जो एक्सरसाइज है वो हर एक के अंदर अलग अलग सेंसेशन हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया से करते हैं। तो हम सेंसेशन को पकड़ के रखेंगे या फिर खाली थ्री स्टेप करते हैं, उस दौरान भी हम अलग अलग सेंसेशन, डायफ्राम का सेंसेशन लिया, श्वास आ रहा है जा रहा है नाक से, तो वहाँ नाक के अंदर संवेदना हमने ली। हर एक जगह पर हम संवेदना का उपयोग कर सकते हैं। संवेदना तो होती है, खाली हमारा ध्यान नहीं होता है उधर। तो अगर हम ध्यान संवेदना के ऊपर ले जाते हैं और हम ये सब रिफाइनिंग थ्री स्टेप करते हैं तो एकदम रिजल्ट अलग आएगा। तो इसके लिए आपको सेंसेशन से पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। ओके सर, ओके। नमस्ते दारा साहब। हाँ नमस्ते। नमस्ते दारा साहब। हाँ नमस्ते, बोलो। दारा साहब, ये जो अभी जो आपने समझाया कि भाई ये वर्टिकल PSR भी शुड बी डन इन ए वर्टिकल लेवल, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम कॉन्शियस PSR भी करते हैं तो ये वर्टिकल लेवल और ये कॉन्शियस PSR भी दोनों सेम या दोनों अलग चीज? नहीं नहीं, एक ही है ना। जागृति कहते हैं तो जागृति का मतलब ही कॉन्शियस हुआ ना, कि मैं कहता हूँ कि भाई जागृति। समझना था। हाँ जी, हाँ हाँ, तो वही है बात कि जागृति से करने का मतलब ही यही है कि भाई हम कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं। हमारा अटेंशन जो है वो अभी बॉडी लेवल के ऊपर है, श्वास के साथ में है, डायफ्राम के साथ में है, तो ये कॉन्शियसनेस बनी रहती है। तो कॉन्शियसनेस बनी रहती है तो वो वर्टिकल हो सकता है। बाकी तो हम विचारों में करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो जाता है। ओके। तो वो मोनोटोनियस भी होता है ना सर? हाँ, मैकेनिकल होता है तो मोनोटोनस होता है। फिर आप लंबा समय कर नहीं सकते, 10-15 मिनट होती है, फिर ऐसा कर लगता है कि अभी बंद करो इसको, बराबर। ड्रिप होता है, ड्रिप होती है।
हाँ ड्रिप वही तो, वो दिमाग भटकता रहता है तो वो ड्रिफ्ट ही है ना। हाँ ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। मुझे पूछना था, हाँ बोलिए। जैसे कि आप ये रिफाइनिंग जब करते हैं तो हम्म। एक उसके बाद जो आप ये करते हैं क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन नगेट, हाँ गोल नकेट। और फिर हम लोग, हाँ, तो उसके बाद वापस हम लोग एक 15-20 मिनट नॉर्मल से ऐसा में ब्रीथिंग करते, तो उसके बाद एकदम रिलैक्स फील करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे वॉकिंग करना है या कुछ और एक्सरसाइज करती है तो उसको पहले करनी चाहिए, उसके बाद में करना चाहिए। मुझे लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, आवाज़ बहुत कम आती है, तो आप लास्ट में क्या पूछना ये चाहते? हम लोग, हाँ, हाँ ये करने के बाद जैसे हम लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, वो हाँ। अलग ही फेज होता है ये रिफाइनिंग और 3 स्टेप करने के बाद। तो मुझे पूछना था कि लेट से मुझे वॉकिंग करना है या कोई और एक्सरसाइज करनी है जैसे कि सूर्य नमस्कार वगैरह है, हाँ तो वो उसके पहले करना चाहिए रिफाइनिंग के, कि उसके बाद में करने चाहिए जनरली नॉर्मली? नहीं, बाद में करना चाहिए। आप पहले रिफाइनिंग वगैरह पूरा प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद में 10 से 15 मिनट लेट कर 3 स्टेप करिए, ताकि जो थोड़ी बहुत थकान लगी है एक्सरसाइज की वो एकदम निकल जाएगी। 3 स्टेप आपका अच्छा होगा, बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद के अंदर आप सूर्य नमस्कार, कोई आसन प्राणायाम, चलना, कुछ भी करना है फिजिकल एक्टिविटी, वो आप कर सकते हैं। पहले आप सब ये करते हैं और उसके बाद में रिफाइनिंग करने जाएंगे तो हो सकते हैं कि ये सब करने से अगर बॉडी थका हुआ है तो आपकी रिफाइनिंग अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जरूरी ये है कि पहले रिफाइनिंग कर ले, बाद में 3 स्टेप करे और रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद में और कोई भी क्रिया आपको करनी है तो कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके। और किसी थैंक यू को? दादा साहब। हाँ ओके, किसी को और पूछना है? हाँ प्रणाम सर। सर, हाँ प्रणाम। सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राजू भाई। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सब ऐसा था कि ये जो मसल्स जो अपने हैं लेफ्ट एंड राइट, हाँ वो नॉर्मल 1.5 और 1.5 वो तो हमारा नहीं होता है। बराबर। तो अगर मसल्स कोई एक मूवमेंट होता है राइट या लेफ्ट, तो हम्म। इट इज बेटर वो तो डोमिनेंस जो है राइट का। हाँ हाँ हाँ, समझ गया आपका सवाल। अभी हमारा हमारा जो ये है, तो वो जितना आपका थोड़ा लेफ्ट नोस्ट्रियल कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए, सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रियल कंपेरेटिवली ज़्यादा चलना चाहिए राइट के बदले में। राइट भी थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा लेफ्ट ही चलना चाहिए, पर जैसे जैसे खास करके आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका माइंड की स्थिति क्या है। जैसे कि आपका माइंड की स्थिति के अंदर व्यग्रता है, एक अधीराई है, एक क्या कहते हैं, एक इम्पेशंस है, ये सब चीज़ें जब होती है तो खास आपको राइट नोस्ट्रियल उस दौरान आपका बंद होना चाहिए, लेफ्ट ही चलना चाहिए। बाकी नॉर्मल कोर्स में आपका नॉर्मल है, मूड सब ठीक ठाक है, तो थोड़ा राइट चल रहा है, थोड़ा लेफ्ट चल रहा है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अंदर अगर किसी प्रकार की भी व्यग्रता है तो हमेशा ध्यान में रखो कि आप थोड़ी देर के लिए टाइम बीइंग हो सके तो रू से भी उस समय बंद कर सकते हैं, चाहे वो 1 से 4 का टाइम नहीं भी हो। मानो कि सुबह 10 बजे मुझे किसी कारण एकदम व्यग्रता आ गई और मेरा राइट नोस्ट्रियल एकदम जोर जोर से चलने लगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए कॉटन जो है वो राइट के अंदर डाल सकता हूँ, जब तक मेरी व्यग्रता कम नहीं होती है। तो एक तो 1 से 4 का प्रयोग तो है ही, पर इसके अलावा भी कभी कभार हमें ऐसा एक कोई छोटा प्रयोग करना पड़ता है कि अभी बहुत अंदर तकलीफ हो रही है, कुछ दिक्कत है, और उस समय आप देखोगे तो आपका राइट ज़्यादा चलता होगा, तो राइट को ब्लॉक कर दो और लेफ्ट को चलाओ, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, अंदर का जो टेंशन है, डिस्टर्बेंस है, वो शांत हो जाएगा। तो ये एक टाइम बीइंग आप इस तरह का भी एक प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट अगर ज्यादा चले तो बेहतर। हाँ, ऐसा अभी तो हमारे स्टेज के अंदर तो यही ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट चले तो बेकार बेस्ट है, ठीक है,
क्योंकि राइट जो है ना वो उसमें से जो एनर्जी आती है ना, एक्चुअली तो वो इम्पोर्टेंट तो राइट है, पर प्रॉब्लम क्या है कि उसमें से जो एनर्जी, जो हाई लेवल की एनर्जी, प्लस इंटेंसिटी वाली एनर्जी जो आती है, उसको हम पचा नहीं सकते। ये तो कैसा है कि भाई एक बीमार आदमी है कि वो बीमार आदमी को आप ये ड्राई फ्रूट खिलाओगे, बादाम पिस्ता ये वो खिलाओगे, अब इसका डाइजेशन ही इतना पुअर है और आप उसको बादाम पिस्ता खिलाते हैं तो वहाँ कहाँ पाचन होगा। तो हमारी अभी बॉडी ब्रेन सिस्टम ऐसी है कि राइट से जो फ्लो आ रहा है वो तो बहुत काम का है, वो तो हमें इवोल्यूशन के लिए अच्छा ही है, पर क्योंकि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम तैयार नहीं है, इसीलिए वो जो राइट का फ्लो आ रहा है वो हमारे काम का नहीं है, बल्कि वो उल्टा नुकसान कर सकता है। इसीलिए जो है लेफ्ट को हमें ज़्यादा चलाना पड़ता है। एक बार बॉडी थोड़ा तैयार हो जाता है फिर बीच बीच में जो हम राइट चला के भी उसका भी वो एनर्जी का लाभ भी ले सकते हैं, बट लेटर ऑन। सर थोड़ा 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 और क्वेश्चन है कि तो अगर सुबह में हम उठते हैं, फर्स्ट स्लिप जब उठते हैं बिस्तर से, तो तब लेफ्ट डोमिनेंट होता है सबसे ज्यादातर। ठीक है, लेफ्ट डोमिनेंट होता है। हाँ तो अच्छा है ना, वो तो अच्छा है। जब आप सुबह उठते तो आपका लेफ्ट ही चलना चाहिए, जब आप रात को सोते हैं तब आपका राइट चलना चाहिए, इसीलिए तो हम लेफ्ट साइड से सोते हैं। और जब आप सुबह में उठते हैं तो आपका लेफ्ट चलना चाहिए, और अगर आप उठते हैं उस दौरान आप देखते हैं कि भाई मेरा लेफ्ट नहीं चल रहा है, तो आप राइट साइड के ऊपर थोड़ी देर के लिए सो जाए, 5-10 मिनट के लिए, तो फिर आपका लेफ्ट नोस्ट्रियल चालू हो जाएगा। तो सुबह में तो इवन आपकी एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान की अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बराबर। वो तो हम करते हैं, राइट नोस्ट्रिल ब्लॉक करते हैं एक्सरसाइज, आपने बताया था। तो एक्सरसाइज करते हुए, अभ्यास करते हुए राइट को ब्लॉक करना, ऐसे आपने बताया, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो हाँ यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कोई और प्रश्न हो तो लेंगे, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी का ही ये हम प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम और प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहाँ समाप्त करते हैं। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।